Hello friends, now today we will start new chapter relation and function of class 12th. Relation and functions चैप्टर को आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा क्योंकि आपके क्लास 11th में रिलेशन फंक्शन गिवन है। जो आपने क्लास 11th-12 में पढ़ा हुआ है उसके आगे का जो प्रोसेस है वो क्लास 12th में गिवन है रिलेटेड टू क्लास 11th। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है जिस पर टोटली डिपेंड करता है रिलेशन। पहले उसको रिकैप करेंगे। होता क्या है रिलेशन में, रिलेशन को करने से पहले आपको सेट की जानकारी होनी चाहिए। सेट क्या होता है, उसके बाद में आपको ऑर्डर पेयर की जानकारी होनी चाहिए। ऑर्डर पेयर, और इसके बाद में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए रिलेशन को समझने के लिए। अगर रिलेशन को समझना है तो उसके लिए आपको सेट की जानकारी होनी चाहिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स मेंबर्स। जैसे कोई एक सेट लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू, और यहां पर आपने लिख दिया ए कॉमा बी। तो ये दो एलिमेंट्स का एक सेट है, दो एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है, और इस कलेक्शन को बोलेंगे सेट ए। इसके बाद आता है ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखिए क्या होता है। सपोज करिए एक सेट आपका ए है और दूसरा सेट बी है। एक सेट आपने ए ले रखा है और दूसरा सेट आपने बी ले रखा है, और बी के एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 1, 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कैसे करेंगे, देखें ध्यान से। ए के एलिमेंट्स गिवन है ए कॉमा बी, और सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है 1, 2। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी क्रॉस 1, 2। अब इसका फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है, ए का मल्टीप्लाई 1 और 2 से कराएंगे, मतलब ए को रिलेट्स कराएंगे 1 और 2 से, तो क्या मिलेगा, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2। बी को रिलेट्स कराएंगे 1 और 2 से, तो ये मिलेगा आपको बी कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2। ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए कॉमा बी का मल्टीप्लाई कराया 1, 2 से, तो आपको मिला ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ, जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड किया तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर में आएंगे। कैसे, जैसे सेट ए आपका लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है और ए के एलिमेंट्स पहले लिखे हुए हैं ए कॉमा बी। सेट बी बाद में लिखा हुआ है और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो बाद में लिखे हुए हैं 1, 2। जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया तो वहां पर भी ऑर्डर पेयर फॉलो हो रहा है। देखिए ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं और बी के एलिमेंट्स बाद में आ रहे हैं। ये जो है ए जो आपका है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और ये जो 1 गिवन है 1 बिलोंग कर रहा है सेट बी को। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। इसको देखते हैं, यहाँ पर भी आपका ए जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और जो 2 है ये सेट बी को बिलोंग कर रहा है। मतलब पहले ए आएगा और इसके बाद सेट बी का एलिमेंट आएगा। तो ये होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। सेट हो गया आपका, ऑर्डर्ड पेयर हो गया आपका, और ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है आपका रिलेशन। तो पहले देखेंगे रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, लेट सेट ए एंड सेट बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट सेट ए एंड सेट बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर, रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, देन अ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये क्या हो गया,
जो रिलेशन R है इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और A क्रॉस B क्या होता है, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। A क्रॉस B दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन क्या होता है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अभी हमने आपको रिकैप किया था कि सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये सबसेट होता है इसका मतलब क्या होता है। सपोज करिए एक सेट ए गिवन है आपको 1,2, दूसरा सेट गिवन है बी जिसमें गिवन है 1,2,3। ये टू सेट्स गिवन है। इस टू सेट्स गिवन है, ए गिवन है 1,2, बी गिवन है 1, 2, 3। इसको लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, सेट बी में। इसका मतलब हो गया कि जो सेट ए होगा वो सबसेट होगा किसका, सेट बी का। ये हो गया हमारा सबसेट। Now next is types of relations। रिलेशन तक आपने क्लास 11th में पढ़ा था, अब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपका एम्प्टी रिलेशन होता है। फर्स्ट होता है आपका एम्प्टी रिलेशन, दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। फिर जो आगे आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव से लेकर के इक्विवेलेंस रिलेशन तक ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन और हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका है आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और आपका जो एम्प्टी रिलेशन है इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए आपसे डिस्कस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। इफ एवरी एलिमेंट of set A related to itself only, is called identity relation। आइडेंटिटी रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यहां पर ओनली का यूज हो रहा है। जो डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन की है वही डेफिनेशन आपको मिलेगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है केवल यहाँ पर ओनली का यूज किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव में ओनली का यूज नहीं करते हैं। तो मतलब क्या हो गया इसका, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, रिलेटेड टू इटसेल्फ ये भी वर्ड यूज होगा किसमें, रिफ्लेक्सिव में। लेकिन ओनली का यूज केवल और केवल आइडेंटिटी में होगा, वो रिफ्लेक्सिव में यूज नहीं होगा। इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई आपका सेट गिवन है ए दैट इज 1,2 और आपको दिखाना है कि इसका जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो कैसा होगा, देखिए इसका रिलेशन क्या होगा, 1,1 and 2,2। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन।
मतलब जितने एलिमेंट हैं इन्हीं एलिमेंट्स का केवल और केवल डबलेट्स होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितने एलिमेंट्स सेट में गिवन हो उन सभी सेट का केवल और केवल डबलेट्स होना चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। 1 दे रखा है तो 1 का डबलेट क्या हो जाएगा 1,1। 2 गिवन है तो इसका डबलेट क्या हो जाएगा 2,2। ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये सेट गिवन है आपका P 1, 2, 3। P इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3। इसका बनाना हमको आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बनेगा, जितने एलिमेंट गिवन है उन सभी एलिमेंट्स का केवल और केवल डबलेट्स होना चाहिए, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसका डबलेट्स क्या होगा 1,1, 2,2, 3,3। केवल और केवल जितने एलिमेंट्स गिवन हैं उन सभी का केवल और केवल डबलेट्स अगर आता है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है क्लास 12 के लिए। आइडेंटिटी रिलेशन को इसलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि आइडेंटिटी पर बेस्ड रिफ्लेक्सिव होता है, तो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं, इसलिए हमने आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली आपका स्टार्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a, a belongs to R for every a belongs to a। मतलब जो स्मॉल a लिखा हुआ है ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसका है, सेट A का है। तो रिलेशन क्या बनेगा, a, a belongs to R। दैट मीन्स डबलेट की बात हो रही है, यहां पर भी डबलेट हो रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन में भी डबलेट की बात हो रही थी, 1,1, 2,2, 3,3 ये हमारे डबलेट्स थे। इसमें भी वही हो रहा है, a, a belongs to R, मतलब डबलेट्स आने चाहिए। कैसे, एग्जांपल देखिए इसका। कोई सेट A गिवन है आपका 1, 2, 3, 1, 2, 3। चलिए इसके रिलेशंस बनाते हैं। पहले बनाते हैं R1 पहला रिलेशन बनाते हैं। क्या बन सकता है 1,1, 2,2, 3,3। दूसरा रिलेशन बनाते हैं R2 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 1,3, 2,3। एक रिलेशन आपने ये बनाया हुआ है, एक रिलेशन आपने R1 बनाया हुआ है, दूसरा रिलेशन आपने R2 बनाया हुआ है। चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन से आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन R on set A is called reflexive if a, a belongs to R for every a belongs to A। जो एलिमेंट A है वो सेट A को बिलोंग करना चाहिए। देखिए एग्जांपल लिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3। बात किसकी हो रही है, डबलेट्स की बात हो रही है। तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 के साथ में रिलेशन होना चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट दे रखे हैं सेट ए में, जितने एलिमेंट दे रखे हैं सभी का डबलेट्स अगर रिलेशन में आ रहा है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अगर जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं सभी का डबलेट्स नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3, और जब आप रिलेशन को चेक करेंगे, R1 को चेक करेंगे, तो R1 में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का डबलेट्स आ रहा है। 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है। तो चेक करते हैं, ये जो आपका रिलेशन है ये एक आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करेंगे क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी होगा, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है। क्यों है, क्योंकि उसने यही बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वहां पर यूज हो रहा था। ओनली का मतलब हो गया कि केवल और केवल डबलेट्स आने चाहिए। तो यहां पर देखिए केवल और केवल डबलेट्स ही आ रहे हैं, तो ये आपका आइडेंटिटी भी हो गया। मतलब एवरी आइडेंटिटी रिलेशन
विल बी रिफ्लेक्सिव, ये पूछा जा सकता है आपके लिए, 1 मार्क्स के लिए एग्जांपल पूछा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, विल बी रिफ्लेक्सिव, मतलब जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सभी के सभी रिफ्लेक्सिव होंगे, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन every reflexive relation will not be identity। चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, जो रिलेशन आपने R2 लिखा हुआ है इसको चेक करते हैं। रिलेशन R2 क्या गिवन है, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 1,3 एंड 2,3। तो पहले चेक करेंगे क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन वही होती है कि जितने एलिमेंट्स गिवन हैं उन सभी का डबलेट्स आपके रिलेशन में आना चाहिए। तो जितने एलिमेंट्स गिवन हैं, कितने गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है। 1 का डबलेट्स 1,1 गिवन है, 2 का डबलेट्स 2,2 गिवन है, 3 का डबलेट्स 3,3 गिवन है। दैट मीन्स ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। साथ में क्या आ रहा है, 1,2 आ रहा है, 1,3 आ रहा है, 2,3 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करेगा? यस करेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहाँ पर ओनली का यूज नहीं हो रहा है। ओनली का यूज केवल किसमें होता है, आइडेंटिटी में होता है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आपका डबलेट्स तो बन रहा है, जितने एलिमेंट्स गिवन हैं उन सभी का डबलेट्स तो बन रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पेयर बन रहे हैं। और डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन में होता है ओनली वर्ड का यूज होता है। ओनली का मतलब हो गया कि जितने एलिमेंट्स गिवन हैं उन सभी का केवल और केवल डबलेट्स होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, डबलेट्स के साथ साथ में उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना भी हो जाए, कितने भी पेयर बन के आ जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होने चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट्स गिवन है सभी के डबलेट्स भी गिवन है और साथ में डिफरेंट पेयर्स भी गिवन है, जो दूसरे रिलेशन बन रहे हैं वो भी गिवन है। दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। दैट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन ये आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। आइडेंटिटी में जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं उन सभी का डबलेट्स होना चाहिए, केवल और केवल डबलेट्स होना चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं उन सभी का डबलेट्स हो और साथ में अगर अदर पेयर बन रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Now next is given symmetric relation। अभी सिमेट्रिक क्या होता है, तो बहुत इजी होता है। A relation R on a set A, a relation R on a set A is called symmetric if and only if, मतलब अगर A, B belongs to R, अगर A, B सेट R को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स उसका उल्टा B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए। अगर A, B, IFF का मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये अगर को डिफाइन करेगा। अगर A, B सेट रिलेशन R को बिलोंग करता है, A, B belongs to R, then B, A also belongs to set R। For every A, belongs to A, B जो है वो सेट A को बिलोंग कर रहा हो। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल गिवन है आपको, सेट A इज इक्वल टू 1,2। कोई एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स गिवन है 1,2। अब इसका एक रिलेशन बनाते हैं, 1,2 एंड 2,1। तो 1,2 तो दे रखा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई सेट होना चाहिए। 1,2 एंड 2,1। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना कि हमारी इमेज
जस्ट उल्टी बन रही हो, जो सेट यहाँ पर गिवन है उसका जस्ट अपोजिट या उल्टा सेट उसी रिलेशन में गिवन हो। अगर 1,2 गिवन है दैट मीन्स 2,1 भी होना चाहिए। ये हो गया। एक दूसरा रिलेशन और बनाते हैं R2 और सेट लेते हैं 1,2,3। क्या हो जाएगा 1,2 2,1 1,3 3,1। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो चेक करेंगे। 1,2 दे रखा है तो उसका जस्ट उल्टा 2,1 दे रखा है। 1,3 दे रखा है तो जस्ट उसका उल्टा 3,1 दे रखा है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आता है आपका नेक्स्ट ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव रिलेशन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या होती है? इफ a comma b belong to R and b comma c belongs to R, then a comma c also belongs to R. a comma b belongs to R, b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R. For every a comma b comma c belongs to set A. सेट ए 3 एलिमेंट्स बने ए बी सी। तो कंडीशन क्या होती है? अगर ए और बी सेट ए और बी रिलेशन आर को बिलोंग कर, बी एंड सी या बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर तीनों आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं। सेट A इज इक्वल टू 1,2,3। ये 3 एलिमेंट्स गिवन है और पहला रिलेशन बनाते हैं R1 1,2 2,3 1,3। ये आपका एक रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ रिलेशन R ऑन अ सेट A is called transitive if and only if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। चेक करते हैं। 1,2 belongs to R मतलब ये हमारा A है और ये आपका B है। A comma B हो गया तो B से स्टार्ट होने वाला कोई सेट दे रखा है, ये B हो गया आपका और ये आपका C हो गया। A comma B B comma C, A comma B belongs to R, B comma C belongs to R। तो क्या होना चाहिए? A comma C belongs to R। तो यहाँ पर देखें A की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है 3, दैट मीन्स 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। आ रहा है आपका, ये आपका A हो गया और ये आपका C हो गया। A comma B belongs to R1, B comma C belongs to R1, दैट मीन्स A comma C ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। दैट मीन्स ये आपका जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं R2 और चेक करते हैं क्या R2 जो है वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। 1,2 एंड 3,1,2 एंड 1,3 ये आपने ले रखा है R2 और चेक करते हैं क्या ये आपका ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है सेट को या रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, A कॉमा B बिलोंग कर रहा है और B कॉमा C बिलोंग कर रहा है, तो जब A और B A कॉमा B और B कॉमा C दोनों जब रिलेशन में बिलोंग करेंगे तब हमारे पास क्वेश्चन आएगा क्या उसमें A और C बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब हम चेक करेंगे कि A और C रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन में A कॉमा B गिवन है
लेकिन बी कॉमा सी नहीं आ रहा है। तो जब बी कॉमा सी नहीं आ रहा होगा तो ए कॉमा सी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई मतलब ही नहीं, दैट मीन्स जो भी पेयर गिवन होगा वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। जैसे आपका जो एग्जांपल R2 दे रखा है, रिलेशन R2 में गिवन है 1,2 एंड 1,3। चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो 1,2 इसमें दे रखा है, 1,2 इसमें दे रखा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? कोई भी पेयर इसमें 1,2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है। 1, दे रखा है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं गिवन है। दैट मीन्स जब नहीं गिवन है, ए कॉमा बी तो गिवन है लेकिन बी कॉमा सी नहीं आ रहा है। तो जब बी कॉमा सी नहीं आ रहा है तो ए कॉमा सी चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे दूसरा पेयर दे रखा है 1,3, तो 1,3 दे रखा है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं गिवन है। दैट मीन्स आगे इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस केस में भी ये हमारा एक जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बस यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ये दोनों कंडीशंस रिलेशन में गिवन हो तभी हम लोग चेक करेंगे कि ए कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं और इन दोनों कंडीशन होने के बाद अगर ए कॉमा सी नहीं आ रहा है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ए कॉमा बी गिवन है, बी कॉमा सी गिवन ही नहीं है, तो जब बी कॉमा सी गिवन नहीं है तो ए कॉमा सी को चेक का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस केस में जो हमारा रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पर आपका गिवन है 1,2 गिवन है, 1,3 गिवन है। 1,2 गिवन है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं गिवन है। तो जब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं गिवन है दैट मीन्स आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं। सो इसलिए जो रिलेशन आपका होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसके बाद आता हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या होता है? नाउ वी स्टार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन which satisfy all three conditions like reflexive, symmetric and transitive। अगर तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अ रिलेशन which satisfy reflexive, symmetric and transitive is called equivalence। A relation which satisfy reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको समझेंगे, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस होता है।